Hello and welcome to the class of economics once again. Very good morning, good evening, good afternoon. आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं, हमारा टॉपिक है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. दिस वन. Without wasting time, elasticity of demand depends upon several factors which are discussed below. ये वाला पढ़ा था मैंने अभी. सबसे पहले ये बता दूं कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है. डिमांड में इलास्टिसिटी आती है, डिमांड में इलास्टिसिटी आती है, ये तो हमने बहुत बार देखा, बहुत बार सुना, बहुत बार पढ़ा. लेकिन उसके फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स का मतलब होता है रीज़न. ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फ्लुएंस होती है? समझ में आया? हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं. फिर से बताऊं, इलास्टिसिटी, डिमांड में इलास्टिसिटी, चेंज, रिस्पॉन्स. डिमांड में रिस्पॉन्स आता है. कितने टाइप के रिस्पॉन्स है डिमांड में? 5 टाइप के. इक्वल रिस्पॉन्स आता है प्राइस के साथ, इन इलास्टिक रिस्पॉन्स आता है, रिलेटिवली इलास्टिक आता है, परफेक्टली इन इलास्टिक आता है, परफेक्टली इलास्टिक आता है. 5 टाइप के रिस्पॉन्स आते हैं. बट क्वेश्चन ये है कि क्यों, उसके फैक्टर्स क्या है, रीजंस क्या है. तो पहला है, आपकी आंखों के सामने ये रहा, नेचर ऑफ कमोडिटी. पहली बात ये समझिए कि कभी कभी कमोडिटीज़ भी अपने आप में कुछ इस नेचर की होती है कि उनमें इलास्टिसिटी आना स्वाभाविक है. स्वाभाविक का मतलब क्या होता है? नॉर्मल है. ये तो नॉर्मल चीज़ है. कैसे? बाय नेचर वी कैन क्लासीफाई, ये देखो, बाय नेचर we can classify commodities as necessaries, comfort and luxury goods. चलिए मान लेते हैं हम लोग 2 कॉलम बना लेते हैं. हम लोग 2 कॉलम बनाते हैं ऐसे. पहले कॉलम में देते हैं नेसेसरी और दूसरे कॉलम को हम बना देते हैं लग्जरी. ठीक है, हमने इसको बना दिया नेसेसरी और इसको बना दिया लग्जरी. समझा? अब जो कमोडिटी नेसेसरी है, जो कमोडिटीज नेसेसरी है, लाइक वी हैव मेडिसिन, वी हैव फूड ग्रेन्स, वी हैव क्लोथ्स, ये नेसेसरी कमोडिटीज. तो इनकी डिमांड कैसी होगी? इनइलास्टिक. समझा? इनकी डिमांड कैसी होगी? इनइलास्टिक. वही जगह पे लग्जरीज कमोडिटीज कैसी है, कौन कौन सी है? लाइक वी हैव परफ्यूम, वी हैव फर्नीचर, वी हैव कार्स, बंगलो. ये सब क्या है? ये हमारे लग्जरी, आराम की चीज़ें हैं. तो इनकी डिमांड कैसी होगी? इलास्टिक. क्यों? क्योंकि इसे हम अपनी क्षमता के अनुसार, परचेजिंग पावर के हिसाब से हम कभी भी ले सकते हैं. अब क्योंकि मालूम है कभी भी ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि फर्नीचर क्या है? एक लग्जरी गुड्स है, लेकिन इसके साथ साथ ये ड्यूरेबल है. कार एक लग्जरी गुड है, लेकिन ये इसके साथ साथ ड्यूरेबल है. बंगलो या परफ्यूम, ये एक ड्यूरेबल कमोडिटी है. तो ये लंबा चलने वाली है. आज नहीं लिया तो कल ख़राब हो जाएगी, दूध की तरह, पनीर की तरह. ऐसा नहीं है. इसलिए इनका डिमांड कैसा होता है? इलास्टिक. लेकिन ये जो कमोडिटीज़ है, मेडिसिन, फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स, ये सब क्या है? ये एक इनइलास्टिक कमोडिटी है, जिसे आज नहीं तो कल आपने लेना ही लेना है. इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते. ये 2 कॉलम हमने बनाया. अब डिमांड फॉर नेसेसरी लाइक फ्रूट ग्रेन्स, मेडिसिन, टेक्स्ट बुक एटसेट्रा इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, and for comfort and luxury goods, car, perfume, furniture, demand is relatively elastic. आपको क्या समझा इससे? सर मुझे ये समझा कि डिमांड में रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक. आई रिपीट, डिमांड में रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक का आना ये खुद ब खुद नहीं है. इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ अ कमोडिटीज नेचर.
अंडरस्टूड। कमोडिटी का नेचर ही कुछ इस प्रकार का है कि डिमांड में ये दोनों इलास्टिसिटी देखी जा सकती है। समझा? नेक्स्ट पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। दूसरा पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। डिमांड फॉर अ कमोडिटी विल बी मोर इलास्टिक इफ इट्स क्लोज सब्सटीट्यूट आर अवेलेबल इन द मार्केट. For example, lemon juice, sugarcane juice, etc. But commodities having no close substitute like salt, the demand will be inelastic. अब फिर दो कॉलम बनाते, क्या कमोडिटीज क्लोज सब्सटीट्यूट है, क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, दो कॉलम बन गए. ठीक है, अब है पॉइंट अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट. एक कॉलम है जहां पे आपका क्लोज सब्सटीट्यूट है, ये वाला है वो क्लोज सब्सटीट्यूट आपकी कमोडिटी का है, और ये है जहां पर क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है. क्लोज सब्सटीट्यूट का मतलब है, समझो आप कोई कमोडिटी बनाते हो और उसी की तरह दूसरा कोई कमोडिटी है मार्केट में, जैसे चाय का क्लोज सब्सटीट्यूट है कॉफ़ी. अब जो क्लोज सब्सटीट्यूट है उसका डिमांड कैसा होगा? इलास्टिक, मोर इलास्टिक. क्यों? समझो मार्केट में आप गए लेमन जूस पीने के लिए, लेमन जूस, नींबू शरबत, नींबू पानी पीने गए आप, लेकिन ऐसा डिसाइड करके गए क्या कि नींबू पानी पीना है. लेकिन नींबू पानी अगर मान लो डिसाइड भी करके गए कि चलो नींबू पानी पीना है, लेमन जूस पीना है, और वो अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह पर आप अकेले हैं तो ठीक है, लेकिन अकेले नहीं, दो जन हैं, तो हो सकता है दूसरा वाला बोले कि चलो यार गन्ना जूस ही पी लेते, या चलो हम लोग ऑरेंज जूस पी लेते, लेट्स हैव फैंटा, लेट्स हैव समथिंग एल्स. व्हाई? बिकॉज दिस लेमन जूस हैव क्लोज सब्सटीट्यूट available in the market. That's why the demand for this lemon juice will be more elastic. At the same time, suppose we don't have the close substitute of that lemon juice. हमारे पास लेमन जूस का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है और मार्केट में ये अवेलेबल है, तो इसका डिमांड कैसा होगा? इनइलास्टिक. बात समझा आपको? क्यों? लाइक अ सॉल्ट. सॉल्ट एक ऐसी कमोडिटी है, सॉल्ट एक ऐसी कमोडिटी जिसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट है ही नहीं. समझ में आया? जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे इधर है ना लेमन जूस, ये लेमन जूस है, सामने वाला बोला सर आज खत्म हो गया है लेकिन आज गन्ना जूस है. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा ठीक है मैं कल आता हूं. मैं क्या बोलूँगा? मैं कल आता हूँ. वो कल भी गए, वो बोला नहीं है सर, पर हो सकता है कल आएगा. आप बोले नहीं ठीक है मैं परसों आता हूँ. इस सिचुएशन में अगर वहीं पर सॉल्ट है, तो सॉल्ट अगर रहेगा तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप बोले सॉल्ट के लिए मैं कल आता हूँ, मैं परसों आता हूँ? आंसर इज नो. हम ऐसा नहीं बोल सकते. अब आप पूछेंगे क्यों? आंसर इसका ऊपर है, बिकॉज इट डज नॉट हैव अ क्लोज सब्सटीट्यूट. So, if there is a close substitute available in the market, the demand for commodity will be elastic. If the close substitute is not available in the market, demand will be inelastic like salt. Understand? Number 3. Number of uses. Single-use goods have a less elastic demand. Multi-use goods have more elastic demand, for example coal, electricity, etc. एक कमोडिटी जिसका सिंगल यूज है, एक कमोडिटी है जिसका सिंगल यूज है, एक है, तो उसका डिमांड कब कैसा होगा मालूम है? जब उसकी ज़रूरत होगी तब. नहीं समझा? नहीं समझा? एक कमोडिटी आपके पास है, एक कमोडिटी आपके पास ऐसी है, उसको हम कब यूज़ करेंगे? जब उसकी ज़रूरत होगी, तो उसका डिमांड कैसा होगा? या एक कमोडिटी ऐसी जिसका एक ही यूज़ है, वो एक रख दिया आपने. जैसे मेरे पास है ना, मेरे पास बैट है, मेरे पास एक बैट है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मेरा खुद का बैट है. मैं उस बैट को है ना एक ही बार यूज़ करता हूँ. कब? संडे को. मैं उसको संडे को यूज़ करता हूँ. बाकी दिन पे कोई मांगता है ना तो मैं उसको दे देता हूँ. नहीं समझा? अभी भी अरे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मैं नहीं खेलता हूँ, मैं सिर्फ संडे खेलता हूँ, और बाकी के दिनों में मैं उसको यूज़ नहीं करता. तो उसका डिमांड मुझे कब लगेगा? आज संडे है, आज हो गया,
तो कल है, अब अगले संडे को ही मेरा उसका डिमांड लगेगा ना, तो ये गैप कितने दिन का है, 7 डेज का है। दिस इज कॉल्ड इलास्टिक। अब उसी जगह पर समझो कैश है, कैश क्या है, कैश का मल्टी यूज है, पैसे का मल्टी यूज कर सकते हैं हम। उसका डिमांड कैसा होगा, बताइए आप। सो सिंगल यूज जो कमोडिटी है, मैं कुछ उल्टा बोल रहा है शायद मैंने कुछ उल्टा बताया आपको। सिंगल यूज गुड हैव अ लेस इलास्टिक डिमांड, मल्टी यूज गुड हैव मोर इलास्टिक डिमांड, मोर इलास्टिक, फॉर एग्जांपल कोल, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, मैं बराबर ही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा, सॉरी, बराबर बोल रहा है। मतलब बैट का यूज क्या है, लेस इलास्टिक का मतलब मेरे को कम जरूरत है ना उसकी, मेरे को उसकी कम जरूरत है। और मल्टी यूज गुड्स मतलब क्या, जैसे वो कैश का मेरे को हर पल पे जरूरत रहेगा, जैसे कि कोयला, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए मेरा डिमांड कैसा होगा, मोर इलास्टिक, मोर फ्रीक्वेंट। इलास्टिक मतलब मोर फ्रीक्वेंट, समझ में आया क्या। कोल है, इलेक्ट्रिसिटी है, और क्या है आपके पास, और भी कोई कमोडिटीज हो सकती है। ये कमोडिटीज कैसी होंगी मेरे पास, मेरे लिए मोर इलास्टिक, क्यों, क्योंकि उनका मल्टी यूज है, मोर फ्रीक्वेंट, समझ में आया। सो कभी कभी कमोडिटीज के यूज के हिसाब से भी उसके डिमांड में लेस इलास्टिसिटी एंड मोर इलास्टिसिटी दिखाई देती है, समझ में आया। सो ये तीसरा फैक्टर है। आपको हो सकता है मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन क्लियर हो गया वो क्या, कि जो कमोडिटीज लेस इलास्टिक है, जो कमोडिटी सिंगल यूज है, उसका इलास्टिक लेस होती है। मतलब उसकी डिमांड, उसकी फ्रीक्वेंसी हमको कम चाहिए। जैसे कि मैंने बैट का एग्जांपल दिया, आज खेला, अगले संडे चाहिए अभी, क्योंकि वो सिंगल यूज के एक ही काम के लिए आती है ना, वो एक ही बार के लिए आती है। और जो मल्टी यूज गुड्स है, जिसको एक बार से हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, लाइक कैश, तो उसमें क्या हो सकता है, उसका डिमांड कैसा हो सकता है, मोर इलास्टिक, मोर फ्रीक्वेंट। पॉइंट नंबर 4, habit make demand for certain goods relatively inelastic, for example addicted goods, drugs, etc. अभी इसमें देखिए, हैबिट मेक डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स रिलेटिवली इनइलास्टिक। किसी चीज़ की हैबिट हो गई आपको, तो उसकी डिमांड कैसी हो जाती है आपके लिए, इनइलास्टिक हो जाती है। मेरे पास मेरा फ्रेंड है हु ईट्स टोबैको, मेरे पास मेरा फ्रेंड है हु ड्रिंक्स। अभी मैं बताऊं, ये ऐसी कमोडिटीज़ है जो हैबिट किसी को हो गई एक बार, तो वो छूटाने से नहीं जाती। तो हैबिट भी एक ऐसा नेचर है, हैबिट भी एक ऐसी चीज़ है ना, जिसकी वजह से डिमांड में इनइलास्टिक और इलास्टिक बदलाव देखने को मिलते हैं, समझ में आया। हैबिट एक ऐसी चीज़ है, आदत एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से डिमांड में इलास्टिक और इनइलास्टिक चीज़ें देखने को मिलती है। फिलहाल हैबिट एक ऐसी चीज़ है कि आपको किसी चीज़ की हैबिट हो गई तो उसका डिमांड हमेशा इनइलास्टिक ही होगा, समझा आपको। पॉइंट नंबर 5, ड्यूरेबिलिटी। वापस वही बात है जो ऊपर मैंने भी बताई थी, डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स इज रिलेटिवली इलास्टिक, फॉर एग्जांपल, एंड फॉर डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स इज इनइलास्टिक, फॉर एग्जांपल मिल्क, वेजिटेबल। सिंपल है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वही 2 कॉलम बना लो, ठीक है। ये है ड्यूरेबल, ये है पेरिशेबल। ड्यूरेबल का डिमांड कैसा होगा, इलास्टिक, है ना, और पेरिशेबल का कैसा होगा, इनइलास्टिक। एग्जाम्पल यहीं पर ऊपर हैं इसी डिस्कशन में, समझ में आया। सो कभी कभी कुछ कमोडिटीज़ अपनी ड्यूरेबिलिटी की वजह से भी अपनी डिमांड में इलास्टिक और इनइलास्टिक का फ़र्क देख पाती हैं। कुछ कमोडिटी ऐसी होती हैं जो अपने आप में ड्यूरेबल होती हैं, कुछ होती हैं जो पेरिशेबल होती हैं। जो पेरिशेबल होती है वो देखती हैं कि मेरा डिमांड इनइलास्टिक है, और कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती, कमोडिटीज़ ही होती हैं, दूध, वेजिटेबल, फर्नीचर। ये हम लोग दूध को फर्नीचर पे रख दिया, लेकिन है दोनों अलग अलग कमोडिटी। वही फर्नीचर सालों साल चलता है, लेकिन वही दूध साल भर नहीं चल सकता। तो ये जो 2 अलग अलग कमोडिटीज एक साथ रखने के बावजूद उनमें डिमांड किस तरीके का है, इलास्टिक और इनइलास्टिक। क्यों है, क्योंकि वो उनके अगेन नेचर के ऊपर है, ड्यूरेबिलिटी, कैरेक्टर के ऊपर है। पॉइंट नंबर 6, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। The demand for a commodity which is used in conjunction with other commodities to satisfy a single want is relatively inelastic. For example, a fall in the price for mobile handset may lead to a rise in the demand for SIM cards.
एग्जाम्पल जाने दीजिए, ऊपर का बात करिए। द डिमांड फॉर कमोडिटी, यहाँ से द डिमांड फॉर कमोडिटी विच इज यूज इन कंजक्शन। कंजक्शन मतलब मेरी एक डिमांड है, ध्यान से सुनना है, मेरी एक डिमांड है, लेकिन वो किसी एक कमोडिटी से पूरी नहीं हो सकती। उसके लिए किसी दो चीज़ों को लेना पड़े, दो चीज़ों को साथ में लाना पड़ेगा। जब दो चीज़ें हम साथ में लाते हैं किसी सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, उसे कहते हैं कंजंक्शन। समझ में आया? जब दो चीज़ों को हम एक साथ लाते हैं किसी डिमांड को पूरा करने के लिए, किसी को सेटिस्फाई करने के लिए, उसे कहते हैं कंजंक्शन। नंबर 2, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? जब वो पहली कमोडिटी को पूरा करने के लिए दूसरी कमोडिटी कंपलसरी हो जाए, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। समझ में आया क्या? जैसे यहाँ नीचे दिया है कि मोबाइल हैंडसेट बिना सिम कार्ड के तो नहीं चल सकता। आपके पास एप्पल 10 ही क्यों ना हो, लेकिन लाख रुपए का होने दो ना, लेकिन सिम कार्ड के बिना तो चलेगा नहीं। समझा आपको? तो मोबाइल सिम कार्ड का क्या है? पूरक है। पूरक मतलब बिना सिम कार्ड के आपका मोबाइल अधूरा है, और सिम कार्ड उसे क्या करता है? पूरा। जैसे मियाँ बीवी एक शब्द है, तो मियाँ लगा है बीवी नहीं हो तो वर्ड इनकम्प्लीट रहता है। समझ में आया? तो जब मियाँ के साथ डैश लगाकर आ जाए बीवी, तो वो कंप्लीट लगता है। पूछने वाला पूछता है आपके बाल कैसे हैं, वो पूछना चाहता था आपके बाल बच्चे कैसे हैं, बराबर है? तो जब बाल है डैश करके बच्चे नहीं लगाओगे तो वो इनकम्प्लीट लगता है ना, मीनिंग ही चेंज हो जाती है। तो कहना हमको क्या था, वो कभी भी मार भी खा सकते हो उस मामले में, लेकिन कहना क्या था आपको कि आपके बाल बच्चे कैसे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री, कंप्लीट करो ना उसे, कंप्लीट वर्ड है वो एक्चुअली। यहाँ पे देखोगे ना, वो लिखा है कंप्लीट, है ना? कंप्लीट वर्ड यूज करो। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे उसी तरह जैसे मेरे को ड्राइविंग सीखनी है, मेरे पास कार है, लेकिन मेरी कार में पेट्रोल नहीं है, तो मेरा डिमांड कैसे, मेरा सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा मुझे? समझ में आया? जब अब बात करते हैं एक ये तो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री समझा दिया, लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे कि used in conjunction, the demand for commodity which is used in conjunction with other commodity to satisfy a single want is relatively inelastic। जब दो कमोडिटी मिलकर किसी एक व्यक्ति की डिमांड को सेटिस्फाई करे, तो वो कमोडिटी का डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है। आप इस बात को समझिए। सिगरेट पीने वाला व्यक्ति माचिस या लाइटर अपने साथ रखता है, जानते हो इसका कारण क्या है? अगर वो माचिस नहीं रखे तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल उसको तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो सिगरेट को लाइट नहीं कर लेता। बात समझ में आया क्या? सिगरेट रखने वाला हर व्यक्ति, तंबाकू रखने वाला हर व्यक्ति चूने का ट्यूब रखता है। देखिए, ये कोई जोक नहीं है, बट ये एक ऐसे बोलते हैं ना, रियल एग्जाम्पल्स है जो आपको भी मानना चाहिए कि हाँ सर, ये पॉसिबल है और ये होता है। किसी के पास भी आप तंबाकू मांगो, भाई है क्या, वो बोलेगा हाँ चूना है, और नहीं बोलेगा हाँ वो भी है, और वो तो कभी हंसेगा आपके ऊपर, अरे क्या यार चूना नहीं रहेगा। सिगरेट का बॉक्स निकालने वाला दूसरे से माचिस मांगने नहीं जाएगा, उसके जेब में लाइटर या माचिस रहेगा ही। समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होने की वजह से भी कभी कभी डिमांड में इलास्टिक और इनइलास्टिक चेंजेस देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर 7, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। अब देखिए, ये बड़ा ही अजीब पॉइंट है, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। कभी कभी कंज्यूमर की इनकम भी डिमांड में इलास्टिक और इनइलास्टिक चेंज लेके आती है। कैसे? डिमांड फॉर गुड्स इज यूजुअली इनइलास्टिक इफ कंज्यूमर हैज हाई इनकम। समझने वाली बात है। डिमांड फॉर गुड्स इज यूजुअली इनइलास्टिक इफ द कंज्यूमर हैज हाई इनकम। The demand pattern of very rich and extreme poor person is rarely affected by significant change in the price। नीचे का पॉइंट जाने दो, ऊपर के मुद्दे को समझो। क्या? कि जिस कंज्यूमर की इनकम अच्छी होती है ना, उसके लिए कोई भी कमोडिटी कल पे नहीं टाली जा सकती। नहीं समझा? मेरी सैलरी 5,000 है, तुम्हारी सैलरी 50,000 है। मेरी सैलरी 5,000 है, मेरा लड़के ने बोला पापा साइकिल चाहिए, और आपकी सैलरी 50,000 है और आपका लड़का बोलता है पापा साइकिल चाहिए, तो मेरे लिए उस चीज़ की डिमांड कैसी होगी? इलास्टिक, जो आज नहीं तो कल ले लूँगा। लेकिन आपके लिए उस चीज़ का डिमांड कैसा? इनइलास्टिक। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम उस तरह है।
आपकी इनकम उस तरीके की है कि आपके बच्चे ने बोला तो वो इनइलास्टिक हो गया, मतलब आपका इनकम इस तरीके का है कि आप उस कमोडिटी को खरीद सकते। सो ये तभी पॉसिबल है, आपके हर कमोडिटी के लिए आपका डिमांड इनइलास्टिक होना तभी पॉसिबल है जब आपकी इनकम हाई हो। ये ज़रूरी नहीं, ये मैंने आपको भी बताया इस पॉइंट के ऊपर से कि अगर कंज्यूमर की इनकम हाई है तो उसका डिमांड फॉर, हमेशा क्या देखेंगे आप कि उसका डिमांड किसी भी कमोडिटीज़ के लिए इनइलास्टिक ही होगा। समझ में आया? और प्राइस इधर लिखा है ना, द डिमांड पैटर्न ऑफ वेरी रिच एंड एक्सट्रीमली पुअर पर्सन इज रेयरली अफेक्टेड बाय सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द प्राइस। समझ में आया? सो प्राइस की वजह से बहुत ही रेयर बदलाव देखने को मिलता है। प्राइस की वजह से इलास्टिसिटी में प्राइस की वजह से इलास्टिसिटी में बहुत ही रेयरली चेंजेस देखने को मिलता है, क्योंकि आज के डेट में इनकम सभी को है और सभी की डिमांड इनइलास्टिक है, पुअर क्लास पीपल छोड़ के। पॉइंट नंबर 8, अर्जेंट नीड ऑफ कैश। अर्जेंट नीड ऑफ कैश बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल पॉइंट है। गुड्स विच आर अर्जेंटली नीडेड विल हैव रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। क्या समझाओ इसमें? लिखा है ना आगे, ये नहीं समझाऊंगा, आप खुद समझो। अर्जेंसी ऑफ नीड्स, कैश नहीं लिखा यार, अर्जेंसी ऑफ नीड्स लिखा हुआ है। मैं भी ना क्या हो गया पता नहीं। चलो, अर्जेंसी ऑफ नीड्स, ये देखिए, गुड्स विच आर अर्जेंटली नीडेड, जो कमोडिटीज अर्जेंट में चाहिए उसका डिमांड कैसा होगा? इनइलास्टिक। अरे भाई अर्जेंट चाहिए तो किसी भी हाल में चाहिए, एक टांग पे दे दो, रात के 2 बजे भी चाहिए क्योंकि अर्जेंट है ना, रात के 3 बजे भी उठ के बाइक निकाल के जाऊंगा, लेके आऊंगा, अर्जेंट है। तो ऐसी कौन सी कमोडिटीज हो सकती है? मेडिसिन हो सकती है। लग्जरी गुड्स आर लेस अर्जेंट, हैव रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। लेकिन जो लग्जरी है वो लोग लेस इलास्टिक होते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक होते हैं क्योंकि लग्जरी है ना। अभी मेरे घर में एसी नहीं है, दैट डजेंट मीन कि मेरा उसका इनलास्टिक डिमांड है। मैं ले लूँगा, अभी ले लेता, लेकिन लॉकडाउन हो गया, मार्च में से लग गया तो नहीं ले पाया। ये एक एग्जाम्पल है। पॉइंट नंबर 9, टाइम पीरियड। लंबा पॉइंट है, थोड़ा टाइम लगेगा। 22 मिनट का हो गया लेक्चर, 5 मिनट लग जाएगा इसको समझाने को, लेकिन थोड़ा आपको थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा। समझिए टाइम पीरियड में क्या लिखा हुआ है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम, इट वेरीज विद द लेंथ ऑफ टाइम पीरियड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड में इलास्टिसिटी किसकी वजह से रिलेटेड रहती है? पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कमोडिटी किस प्रकार की है, वो ड्यूरेबल है कि पेरिशेबल है। इतना क्लियर है? सही है ना यार? डिमांड में इलास्टिसिटी किस वजह से आती है? वो तो कमोडिटी की वजह से आती है ना। पहले ये फाइंड आउट करो कि जिस कमोडिटी के ऊपर आप डिमांड की बात कर रहे हो वो पेरिशेबल है या ड्यूरेबल है। इसी को कहते हैं टाइम पीरियड। मतलब अगर वो ड्यूरेबल है तो उसका टाइम पीरियड ज़्यादा है, अगर वो पेरिशेबल है तो उसका टाइम पीरियड कम है। सो जनरली स्पीकिंग, longer the duration of period, greater will be the elasticity of demand। बात समझा? जो कमोडिटी ड्यूरेबल है, जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा है, उसका इलास्टिसिटी डिमांड कैसा होगा? ग्रेटर होगा। हम लोग कभी भी ले सकते हैं। और वाइस वर्सा, जिसका कम होगा उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कम होगा। समझ में आया? दिस इज बिकॉज अ कंज्यूमर कैन चेंज द कंजम्पशन हैबिट इन द लॉन्ग रन इन फेवर ऑफ चीपर सब्सटीट्यूट ऑफ द कमोडिटीज। ये लाइन जाने दीजिए, ये है ना, दिस इज बिकॉज अ कंज्यूमर कैन चेंज द कंजम्पशन हैबिट इन द लॉन्ग रन इन फेवर ऑफ चीपर सब्सटीट्यूट ऑफ द कमोडिटीज। अच्छा, बता ही देता हूँ। अब बोल रहे हैं ऐसा क्यों है? क्या कि जनरली स्पीकिंग द लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ अ पीरियड ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड वाइस वर्सा। मतलब लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ अ पीरियड, जिस कमोडिटी का ड्यूरेशन टाइम पीरियड ज़्यादा लंबा रहेगा, ठीक है, कंज्यूमर कैन चेंज द कंजम्पशन हैबिट इन द लॉन्ग रन इन फेवर ऑफ चीपर सब्सटीट्यूट ऑफ द कमोडिटीज। समझिए, आज जिस कमोडिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो ड्यूरेबल है और कुछ समय के बाद उसका प्राइस कम हो जाए, या हो सकता है दिस इज बिकॉज द कंज्यूमर कैन चेंज द कंजम्पशन हैबिट्स in the long run in favor of cheaper substitutes other commodities। ये मेरे को पॉइंट सही में नहीं समझा, लास्ट वाला क्या लिखा हुआ है, मैं फिर से ऊपर से देखूंगा।
Elasticity of always related to period of time. It varies with the length of the time period. Generally speaking, longer the duration of period, greater will be the elasticity of demand, and vice versa. This is because the consumer can change the consumption habit in the long run. ऑलराइट, मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट मैं आपको इसे मार्क करके रखो। ये पॉइंट मैं कभी भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कभी और डाउट क्लियरिंग सेशन में बता दूंगा, चलेगा? डाउट क्लियरिंग सेशन में बता देता हूँ, ठीक है? डाउट क्लियरिंग सेशन में ले लो मेरे से। थैंक यू एंड सॉरी।